कैसे लिखें इस पे मैं बात कर लेता हूँ। और इस पाल कला की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि आप देखिए मैं लिखा कि भूमिका, पाल कला की विशेषताएं, बौद्ध धर्म से संबंध, आलोचना एवं महत्व और निष्कर्ष। तो इन सब बिंदुओं पे आज हम इसी पे डिस्कशन कर लेंगे। और अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो या तो पाल कला की विशेषताओं से संबंधित सवाल पूछे गए हैं और इस कला की आलोचना पूछी गई है। तो हम आज इस वीडियो में कुछ नए आयामों पर भी बात कर लेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म के साथ संबंध, इसके महत्व वगैरह पे बात कर लेंगे, ताकि किसी भी तरीके से अगर सवाल पूछें तो हम लिखने की स्थिति में रहें, हमारे पास वो जानकारियाँ हों, हमारे पास वो कंटेंट हो, ताकि हम परीक्षा में आसानी से लिख सकें। तो इसी पे आज की वीडियो में चर्चा होगी। तो पाल कला से संबंधित सबसे पहले ये जानिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को भूमिका के रूप में लिखिए। भूमिका ही दरअसल किसी भी चीज़ का फेस की तरह होता है या फेस वैल्यू होता है, जो कि वो आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में लिखना जब शुरू करते हैं तो उसकी कुछ पहचान शुरू में ही कर देता है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको अंदर के आप जो लिखे हैं उसमें दिलचस्पी जगह पढ़ने में। तो इस तरीके से भूमिका पे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से इस पाल कला की भूमिका कैसे लिखी जाएगी। पाल कला की भूमिका पे मैंने दो पॉइंट में लिख दिया है। एक तो 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में विकसित यह कला है, और पत्थर एवं कांसे के मिश्रण से बनी मूर्तियाँ। इन दोनों पॉइंट को समझिएगा कि क्यों इस तरीके से लिखा गया है। कहने का मतलब ये कि आप भूमिका चाहे कुछ भी लिखिए, किसी भी तरीके से लिखना शुरू कीजिए, इन दो मेन पॉइंट्स को ज़रूर लिखिएगा। ये पाल कला की सबसे आरंभिक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको लिखना होगा भूमिका के रूप में। तो इसको ध्यान रखिएगा। दरअसल अगर आप पाल कला के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जो कला है स्वभावतः जो कि पाल वंश के शासकों के द्वारा विकसित की गई थी, तो पाल काल में विकसित होने की वजह से ही इस कला को हम पाल कला के रूप में जानते हैं। और पाल कला से संबंधित आप इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो पाल वंश है उसका जो प्रारंभ है वो 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी के बीच में जो गोपाल था उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। गोपाल के बाद धर्मपाल आया था, फिर देवपाल आया था। तो इस तरीके से क्रमशः पाल शासक आते गए। तो ये जो पाल कला है वो बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में विकसित कला थी। और बिहार का मतलब और बंगाल का मतलब एक ही हो गया। बाद में ही बिहार को बंगाल से अलग किया गया था और उड़ीसा को भी अलग किया गया था। तो एक तरीके से कहिए कि जो भारत का बंगाल वाला हिस्सा जिसमें बांग्लादेश भी आता है, उन क्षेत्रों में इस कला का विकास हुआ था। तो आप लिखिएगा इसी तरीके से कि पाल जो कला है उसका जो विकास है इन क्षेत्रों में हुआ। और इस कला की सबसे प्रमुख विशेषता है पत्थर एवं कांसे से बनी मूर्तियों का निर्माण। आगे हम पढ़ेंगे इन मूर्तियों के बारे में भी, लेकिन उसके बाद इसके पहले आप पहले कुछ और भी चीज़ों को समझिए। तो एक प्रश्न जो आता है वो पाल काल की विशेषताओं के संदर्भ में आता है। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप विशेषताओं को इसी तरीके से लिखिए: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मृदभांड कला और चित्रकला के रूप में। ये दिखाइए कि इसी तरीके से पाल कला को दिखाया जाएगा। और फिर आगे देखिए स्थापत्य कला के रूप में क्या क्या बना है, उन चीज़ों पे हम बात करते हैं अभी। स्थापत्य कला के जो बारे में अगर लिखना हो तो आप इस तरीके लिखिएगा कि स्थापत्य कला के रूप में पाल काल में महाविहार, स्तूप, चैत्य मंदिर एवं दुर्गों आदि का निर्माण हुआ। अब यही जो स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर का प्रमुख नमूना है या उदाहरण है, इस तरीके से आप लिखिएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात देखिएगा कि महाविहार बना हो या स्तूप बना हो, ये सब बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो और मंदिर भी देखिए, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्थापत्य कला पे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म इन दोनों का प्रभाव था। ज़्यादातर प्रभाव बौद्ध धर्म का था। तो आप लिख सकते हैं इन दोनों धर्मों का नाम हटा के कि इस कला के ऊपर धर्म का प्रभाव था या स्थापत्य कला पे धर्म का प्रभाव था। क्वेश्चन स्थापत्य कला के संदर्भ में अलग से भी आ सकता है कि पाल काल में प्रमुख पाल काल की विशेषताओं को लिखें और स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में बताइए। तो स्थापत्य कला पे अलग से भी सवाल बन सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
तो जब आप स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से लिखना शुरू करें तो उसके बाद महाविहारों का नाम लिखिए और ये बताइए कि ये जो महाविहार थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, खास करके बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और तभी जब बौद्ध धर्म का अगर आपको अलग से, जिस तरीके से पिछली बार मौर्य वंश के बारे में पूछा गया था, तो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए पाल शासकों ने महाविहार का निर्माण कराया और यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ओदंतपुरी का देखें तो ये विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और सोमापुर। तो जिस तरीके से अभी मैं बताया आपको कि पाल काल में बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में इसका विकास हुआ, तो सोमापुर जो है वो आधुनिक इस समय का जो बांग्लादेश है वहाँ का नौगांव जिला में ये स्थित है। तो बांग्लादेश के नौगांव में सोमापुर की स्थिति है। और ये जो ओदंतपुरी है वो बिहार शरीफ वाला इलाका है और ये जो विक्रमशिला है वो भागलपुर के पास है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बिहार और बंगाल यानी बांग्लादेश के तक इस कला का विस्तार है। शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में इनका निर्माण कराया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। और ये आप देखेंगे कि जो जो कुछ विद्वान का नाम अगर चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें शांत रक्षित और अतीश दीपांकर थे और ये इसी समय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए तिब्बत तक चले गए थे। तो वो आप ध्यान रखिए। तो इनका नाम लिख सकते हैं अगर बौद्ध धर्म से संबंधित अगर जोड़ के पूछे तो। स्तूप और चैत्य, स्तूपों का निर्माण कैसे किया गया था, ये कल के मौर्य कला वाले में मैं अच्छे से समझाया था डिटेल से कि स्तूप और चैत्य का निर्माण कैसे हुआ था। तो उसी तरीके से जो भगवान बुद्ध थे उनके चिता अवशेषों पे चैत्य का निर्माण किया गया और स्तूप जो थे वो पूजा या आस्था को प्रकट करने के लिए इनका निर्माण कराया गया था। तो ये सब जो स्थापत्य कला का उदाहरण है वो अच्छे से आप लिखिएगा। नालंदा में मंदिर, कहलगांव का जो देखें तो गुफा मंदिर है, गया में देखें तो विष्णुपद मंदिर है। तो इस तरीके से इस मंदिर का भी नाम लिखिए। और सूरजगढ़ में भी मंदिर है। तो आप देखेंगे कि इसमें महाविहार भी मिला है और मंदिर भी मिला है, स्तूप, चैत्य, दुर्ग, ये सब जो उदाहरण हैं वो स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो आप इसी तरीके से इस पॉइंट को ज़रूर लिखिए, इतने सारे पॉइंट को। पालकालीन जो दुर्ग है वो राजगीर में मिला है। तो इस तरीके से आप स्थापत्य कला के बारे में लिखिए। जहाँ दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, फिर से मैं बता दूंगा। मूर्ति कला के बारे में अलग से बताया जाएगा। तो विस्तार से मैंने मूर्ति कला के बारे में आपके लिए लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसके बारे में समझ लीजिएगा कि मूर्ति कला क्या है। तो मूर्ति कला के संदर्भ में ध्यान रखिए कि इस समय दो तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। एक वैसी मूर्तियाँ जिसमें पत्थर और कांसे के मिश्रण से निर्माण किया जाता था और दूसरी प्रकार की जो मूर्तियाँ थीं वो पत्थर से बनाई जाती थी, जिसमें जो बैसाल्ट पत्थर है उससे जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई थी। पत्थर और कांसे के मिश्रण से जो मूर्तियाँ थीं वो धीमन एवं बिठपाल की देन थी। ये पाल शासक के अधीन काम करते थे और उन्हीं के द्वारा विकसित ये शैली थी। तो इसका नाम जरूर लिखिएगा, धीमन एवं बिठपाल का। और इस काल में बौद्ध धर्म से प्रभावित मूर्तियाँ बनाई जाती थीं, जिनमें बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमला और जो हतग्रीव थे उनको इन मूर्तियों में दर्शाया गया है। हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिसमें सूर्य, विष्णु, बलराम, गणेश और उमाशंकर की मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो इन सब के बारे में अच्छे से लिखिएगा और साथ ही ये लिख दीजिए कि इन सभी मूर्तियों को सांचे में ढाल कर बनाया गया है। तो इनका एक निश्चित रूप पाया जाता है या एक ये सांचे में ढली हुई विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां हैं, ये लिखिएगा। और इन मूर्तियों के जो अवशेष हैं वो नालंदा एवं कुकरीहार नामक जगह से पाए गए हैं। तो इस तरीके से आप लिखिए। ये जो कुकरीहार है वो गया के निकट स्थित है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप पत्थर से बनी मूर्तियों के बारे में चर्चा कीजिएगा कि ये जो मूर्तियाँ थी वो पत्थर से बनी जो मूर्तियाँ थी वो बैसाल्ट पत्थर से बनी मूर्तियाँ थी, जिनमें देवी देवताओं की प्रमुखता थी। और इन मूर्तियों में शरीर के सामने वाले भागों को बहुत अच्छी तरीके से निरूपित किया गया है, लेकिन पृष्ठ भाग यानी पीछे वाले भाग को छोड़ दिया गया है। और साथ ही इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो मुंगेर से पाई गई हैं, कैमूर से पाई गई हैं और संथाल परगना से पाई गई हैं। तो इनके बारे में आप लिख दीजिएगा। इन तीनों जगहों से पत्थर से बनी मूर्तियाँ पाई गई हैं,
जो सांचे से बनी मूर्तियां हैं और पत्थर और कांसे के मिश्रण से बनी मूर्तियां हैं वो नालंदा एवं कुकरीहार से पाई गई हैं। तो इनके बारे में इतना लिखिएगा। अगर फुल लेंथ क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इस पे लिख सकते हैं। अब तीसरा जो है वो मृदभांड कला है। तो मृदभांड कला के बारे में बस थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि मृदभांड के भी उदाहरण पाए गए हैं, यानी आग में पक्की मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं जो कि जिनके जो अवशेष हैं वो काफ़ी कम मात्रा में हैं। वो मृदभांड के बारे में आप बता दीजिएगा कि उस समय ये जो कला थी वो मौजूद थी, यानी कि मृदभांड तब बनाए जाते थे जिन्हें आग में पका दिया जाता था, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद चित्रकला, ये इम्पॉर्टेंट है। चित्रकला के बारे में अलग से भी पूछ सकता है स्थापत्य कला के साथ जोड़ के। तो चित्रकला तब दो रूपों में प्रचलित था, एक तो पांडुलिपियों पे बनी चित्र थे और दूसरा भित्ति चित्र था। तो इन दोनों चित्रों को ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे इसकी क्या विशेषता है। तो पांडुलिपियों पे जो चित्र बने थे उसको हम ताड़पत्रों पे बने चित्र भी कहते हैं, और इनमें महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों की प्रमुखता थी या इसी की विशेषता थी, ये आप लिखिएगा। और भित्ति चित्र में अगर देखें तो अजंता कला से प्रेरित नालंदा के सराय स्थल का भित्ति चित्र था, और अगर आप देखें तो वहाँ पे जो सराय स्थल का भित्ति चित्र है वो एक ग्रेनाइट पत्थर के चबूतरे पर पाया गया है, और जिसकी जो चबूतरा है उसके नीचे वाले भाग पे पशु पक्षियों की आकृति और मनुष्यों की आकृति बनाई गई हैं। तो इस तरीके से भित्ति चित्र पे इन इन तत्वों का निरूपण किया गया है। पांडुलिपियों पे जो चित्र बने थे वो सब, और पांडुलिपियों वाला जो चित्र है वो यहाँ पे सुरक्षित है, इन जगहों पे सुरक्षित है। भित्ति चित्र का ये मत लिखिएगा, ये जो है आप लिख सकते हैं कि पाल कला के जो चित्रकला है उसका जो नमूना है, जो सैंपल है या जो उसके जो अवशेष हैं वो नेपाल के शाही दरबार, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, कोलकाता, कला भवन काशी, महाराजा संग्रहालय बड़ौदा तथा बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। आप कैम्ब्रिज का भी नाम लिख सकते हैं, वहाँ पर भी ये सुरक्षित है। तो इस तरीके से पाल कला की जो चित्रकला है वो यहाँ पे सुरक्षित है। और चित्रकला जो है वो ताड़ के पत्ते पर आयताकार या गोलाकार के रूप में बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चित्रकला जब भी आए इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म से क्या संबंध होगा तो उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ कि बौद्ध धर्म से अगर संबंध आए तो बहुत आसान है इसको लिखना। जो भी महाविहार था, स्तूप था, चैत्य था, वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो उसके बारे में बताइएगा। उसके बाद नालंदा में बौद्ध विहार, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो तो पहले से ही बना था कुमारगुप्त प्रथम के समय, लेकिन वहाँ पे बौद्ध विहार पाल शासकों के द्वारा बनाया गया था, वो लिखिएगा। अष्टसहस्त्रिका है, प्रज्ञा परमिता और पंचरक्षा, ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं, महायान संप्रदाय के देवी देवताओं तथा जातक कथाओं पर आधारित दृश्यों की चित्र मिलते हैं। यानी कि बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं थीं, जातक कथाएं थी, इनका चित्रीय निरूपण किया गया है इन सभी ग्रंथों में। तो चित्रकला के अंतर्गत आप इसको भी जरूर से लिखिएगा अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो, कि इन सभी ग्रंथों में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। जातक कथाएं वे कथाएं होती हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका संबंध होता है। जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म हो गया, उनका गृह त्याग हो गया, उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या उनके प्रथम उपदेश देने की जो घटना है वो हो गई, या उनका महापरिनिर्वाण या देहावसान हो गया। उन सभी घटनाओं से संबंधित जो कथाएं होती हैं वो जातक कथाएं होती हैं। और ये जो जातक कथा है, स्तूप के पास जो परिक्रमा पथ होता है या जो तोरण द्वार होता है उन पे अंकित किया गया है। तो इनसे संबंधित जो चित्र हैं वो इन सभी ग्रंथों में बनाई गई हैं। तो इस तरीके से आप बौद्ध धर्म से संबंध को बता दीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। अब सवाल उठता है कि ये जो पाल कला है इसकी क्या आलोचना हो सकती है। तो कुछ आलोचनाओं को ही दिखाइएगा, ज़्यादा आलोचना मत कर दीजिएगा। पाल वंश के समय इतनी इस तरीके से अगर कला विकसित थी, यानी पत्थर और कांसे को मिला के अगर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था या बौद्ध विहार बनाए गए हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप
आलोचना को बस थोड़े से दिखा दीजिएगा कि इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो सिर्फ उसके सामने वाले भागों का निरूपण किया गया था, और स्थापत्य कला यानी कि जितने भी महाविहार वगैरह बनाए जा रहे थे उनमें ईंटों का प्रयोग अधिक किया गया। अतः वो सभी उनसे संबंधित जो अवशेष हैं या जो उदाहरण हैं वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद नहीं हैं, वो अस्थायी रूप ना ले सका है, तो ये आप दिखा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो महत्व के रूप में आपको लिखना है कि पाल कला की चित्रकला शैली ने नेपाल और तिब्बत के चित्रकला को भी काफ़ी प्रभावित किया है। इन आलोचनाओं के बावजूद पाल कला की जो शैली थी वो नेपाल और तिब्बत के चित्रकला को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, वो आप महत्व के रूप में दिखा दीजिएगा। इस तरीके से आलोचना अगर आप करेंगे तो उसके ठीक नीचे उसका महत्व ज़रूर दिखाइएगा। महत्व दिखा देने से आलोचना जो होता है वो थोड़ा उसको हम जानबूझ के कम कर देते हैं। आलोचना ज़्यादा मत कीजिएगा, आलोचना बस टिपिकली 1 या 2 आलोचना करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद निष्कर्ष एक ज़रूर डालिएगा, सकारात्मक होना चाहिए। कोई सा भी निष्कर्ष आप लिखिए जो कि सकारात्मक हो। तो ये आप बता दीजिए कि इस प्रकार पाल शासकों ने पाल कला के माध्यम से स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला को नई ऊंचाइयां प्रदान की। और वर्तमान में आप ये भी बता सकते हैं कि पाल वंश से संबंधित जो महाविहार थे, स्तूप थे, उन सभी जगहों पे पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है, और पर्यटन स्थल के माध्यम से जो सरकार है वो इनका प्रचार प्रसार कर रही है या पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। तो ये आप सकारात्मक निष्कर्ष के रूप में